समग्र कृषि समाचार विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस विभाग में हम मूंगफली की फसल और उसके प्रबंधन के बारे में जानेंगे। एक जमाने में हमारे तेलुगु राज्य में मूंगफली मुख्य फसल होती थी, लेकिन जैसे जैसे उसके मूल्य की घटती गई और किसानों को नुकसान होने लगा, ज्यादातर किसान मूंगफली छोड़कर दूसरी फसल उगाने लगे। लेकिन पिछले 2-3 सालों से फिर से मूंगफली उगाना बढ़ गया है। मूंगफली में संकर जाति लगा रहे हैं, उससे अधिक उपज आने की संभावना है, तो फिर से उसका मूल्य थोड़ा बढ़कर पिछले 3-4 सालों में मूंगफली लगाना बढ़ गया है। इस मूंगफली के फसल में कौन सी प्रबंधन पद्धति करने से अधिक उपज मिलेगी, उसे जान लेंगे। पहले मूंगफली के किसान बारिश के मौसम में एक बार बुआई करते थे, वो भी बागों में। अगर बागों में हो तो मतलब पानी मिलने का अवसर हो तो दोबारा बुआई करते हैं, लेकिन अब बागों में भी एक ही बार बुआई कर रहे हैं, क्योंकि खरपतवार की समस्या होती है। मजदूरों की समस्या अधिक होने से सभी किसान एक ही बार बुआई कर रहे हैं, जो कि अच्छा है। 1 एकड़ को 45 से 50 किलोग्राम बीज बोना चाहिए, उससे ज़्यादा बीज बोना नहीं चाहिए। गुणवत्तापूर्ण बीज चुनकर अन्य किसान भी अच्छी उपज पा रहे हैं क्या, ये देखकर अच्छी किस्म की उपज लेते हैं। ऐसा बीज लेकर 45 से 50 किलोग्राम बीज 1 एकड़ को इस्तेमाल करना चाहिए। बीज देने से पहले जैसे सभी फसलों में करते हैं, वैसे ही जमीन की शुद्धि करनी चाहिए, क्योंकि मूंगफली की फली एक सेंग जमीन से ही आती है। जमीन में उगने वाली फल, क्योंकि जैसे मूंगफली जो जमीन में ही उगती है, जमीन में उगने वाली मूंगफली या प्याज हो सकता है, आलू की फसल हो सकती है, अदरक हो सकता है, हल्दी हो सकती है। ये सभी फसल जो जमीन में उगते हैं, इन फसलों को उगाते समय अन्य फसलों से भी इन फसलों को बोते समय जमीन की और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारी उपज जमीन में होती है। बहुत ही सावधानी से उसको आखिर तक रक्षा करनी चाहिए, मतलब जमीन बहुत ही स्वास्थ्यपूर्ण रहनी चाहिए। ऐसा ना करें तो हम इन फसलों में मतलब मूंगफली, प्याज, हल्दी, अदरक, आलू जैसे फसलों में हम जमीन के स्वास्थ्य को नजरअंदाज करेंगे तो बहुत ही उपज कम हो जाएगी। ऊपर से कितना भी छिड़काव करने पर कोई फायदा नहीं होगा, कितनी भी बोरियां उर्वरक डालने से कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए बीज बोने से पहले हम 10 से 15 दिन पहले, जब जमीन में नमी होती है, उस खेत में जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रकों को 500 किलो पशु गोबर में वृद्धि करके जमीन को देना है। ये डालकर जुताई करें, जमीन में वो अच्छी तरह से मिल जाता है, तभी से वो वृद्धि होती रहती है, क्योंकि जमीन में नमी होती है तो वृद्धि होती ही है। इस तरह तैयार किए हुए जमीन में हम 45 से 50 किलोग्राम से ज़्यादा बीज बोए बिना हम कतारों में बुआई करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद खरपतवार की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम क्यारियां बनाते समय सावधानी बरत के पहले से ही ये सभी ट्रैक्टर से हो जाता है। वैसे बुआई करते समय ट्रैक्टर का ड्राइवर भी अच्छी तरह क्यारी में बनाना होगा। वैसे ठीक तरह करने से खेती अच्छी होगी और खरपतवार की समस्या के बिना खेती होगी।
तो इस तरह 45 से 50 किलो बीजों को हमें बुआई करनी है। करने के पहले उस मूंगफली को थोड़े किसान कार्बेंडिज्म या फिर मैंकोजेब को बीज शुद्धिकरण में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे भी हम अगर ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास की 1 किलो के लिए 10 ग्राम के हिसाब से, मतलब 50 किलो बीज को 500 ग्राम होता है, मतलब 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 250 ग्राम स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, इन दोनों का एक घोल बनाकर उसे बीजों को लगाना चाहिए। ऊपर ज्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मूंगफली का ऊपर का छिलका बहुत ही नाजुक होता है। जोर से रगड़ने से वो निकल जाएगा, जो नहीं होना है। बहुत ही हल्के से लगाना चाहिए। सभी बीजों को ये ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास से तैयार किया हुआ घोल समान रूप से सभी बीजों को लगाकर बुआई करने से जड़ सड़न भी नहीं होगा और बीज भी स्वस्थ सुरक्षित अंकुरित होगा। इस तरह बीज का शुद्धिकरण करके हमें मूंगफली की बुआई करनी चाहिए। मूंगफली बुआई करने के बाद सबसे बड़ी समस्या है वो खरपतवार की। तो अंकुरित होने से बीज 20 दिन के बाद साधारणतः रायलसीमा में 2 तरह के गड्ढे खोदते हैं, क्योंकि खरपतवार ना होने के लिए वहां 2 प्रकार के गड्ढे खोदते हैं। किस्म को हम कोरला गुंटका बोलते हैं। कोरला गुंटका ऐसा होता है कि इस तरह अच्छे से रखकर समतल रहता है। निचला हिस्सा 1 या 1.5 इंच होता है। इस तरह 4 रहेंगे। ये बैलों से जुताई करने वाली चीज है, ये ट्रैक्टरों से नहीं कर सकते। तो ये कोरला गुंटका 2 क्यारियों के बीच जड़ व्यवस्था को छुए बिना ठीक उन क्यारियों में भी ही जाएगा। वो समतल होने की वजह से वो 1.5 इंच का होता है। वो जितना भी खरपतवार है उसे काटते हुए जमीन में मिला देता है। तो इस तरह पहले कोरला गुंटका करना है। उसके बाद फिर से 15 दिनों के बाद ये करना है कि मेटला गुंटका करना है। मेटल गुंटका ऐसा होता है कि घोड़े के पट्टे जैसा आकार का होता है, मतलब ऊपर जो आधार होता है उसे घोड़े के पट्टे जैसे लगाया होता है। इस तरह 4 होते हैं। उस मेटला गुंटका से ये होता है कि उसे खींचते समय बीच में जो मिट्टी होती है उसे पौधे के जड़ के पास भेजता है, मतलब क्यारियां तैयार होती है। तो इस तरह मिट्टी पौधे को मिलती है। आपके लिए यह मेटला गुंटका कैसे दिखाई देता है उसे यहाँ पर्दे पर दिखा रहा हूँ। पर्दे पर मेटला गुंटका दिखा रहा हूँ। उसका आकार देखकर उसे चलने से एक तरह से खरपतवार को नष्ट करता है, साथ ही साथ मिट्टी को पौधे के पास पहुंचाता है। तो इस तरह इन दोनों चीजों को चलाने से खरपतवार का निवारण होता है और बीच में क्यारियां बनते हुए मिट्टी को पौधों के पास पहुंचाते हैं। तो इस तरह गुंटकल चलाने से खरपतवार निकलते हैं, और अगर खरपतवार ज्यादा ही दिखाई दिए तो मजदूरों से उसे निकालना होगा। इस तरह करने के बाद, मतलब करला गुंटका और मेटला गुंटका चलाने के बाद पहली बार 20 दिन के मैंने 40 दिन में एक बार, 60 दिन में एक बार, इन दिनों में ही 3 बार उर्वरकों को फसल को देना चाहिए। पहली बार उर्वरक को इस तरह देना है कि यहाँ दिखाए हुए टेबल के मुताबिक मिश्रण तैयार करना है। पहली अवस्था में यूरिया 25 किलो, डीएपी 1 किलो, पोटेशियम 15 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 25 किलो, कोकोली 20 किलो और पुड़मी 20 किलो, सूक्ष्म धातुओं का मिश्रण 5 किलो, इन सभी का एक मिश्रण बनाकर पहली बार देना है। ज्यादातर किसान इसे मशीन से देते हैं। मशीन से देने का एक और फायदा यह है कि मिट्टी को बाजू की तरफ पहुंचाते हुए क्यारियां बनाते हैं। तो इस तरह उर्वरक दीजिए। ऐसे देने के बाद
फिर से 20 दिन के बाद हमें मशीन से देने की शक्यता ना हो, नहीं तो छिड़काव कीजिए। छिड़काव के बाद भिगोइए। दूसरी बार देने का मिश्रण कि यूरिया 15 किलो, डीएपी 35 किलो, पोटेशियम 10 किलो, कोकोली 10 किलो, पुड़मी 10 किलो। इस तरह मिश्रण को तैयार करके मशीन से देना मुमकिन हो तो मशीन से दीजिए, नहीं तो छिड़काव करके भिगोइए। फिर से 20 दिनों के बाद तीसरी बार का मिश्रण इस तरह बनाना है कि यूरिया 10 किलो, डीएपी 5 किलो, पोटेशियम 25 किलो, कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलो, इन सभी का एक मिश्रण बनाकर तीसरी बार उर्वरक को देना है। इस तरह दिखाए हुए पद्धति में मिश्रण को तैयार करके 3 बार देने से पौधे को कौन सी अवस्था में कौन सा तत्व पहुंचाना है, उन सभी सूक्ष्म धातुओं को पौधों को पहुंचाने से सभी पोषक तत्व पौधे को मिलने से हमें अच्छी उपज मिलती है। इसके पहले ही मैंने खरपतवार के बारे में बताया है, उसको कैसे निकलना है, उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। मुख्यतः मूंगफली में होने वाली प्रधान समस्या ये कीट है, टिक्का पत्ता धब्बा। टिक्का पत्ता धब्बा ये कीट किसी दूसरे फसल में उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना मूंगफली में। सिर्फ मूंगफली में ही टिक्का पत्ता धब्बा बहुत सा नुकसान पहुंचाता है। इस टिक्के पत्ता धब्बे का निवारण करना हो, जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रक 500 किलो पशु गोबर में वृद्धि करके फसल को देने से आपकी फसल में ये टिक्का धब्बा कीट ज्यादातर नहीं आएगा। आप 1/27 भाग देखिए, उसमें एक किसान मूंगफली के फसल को उगाने की पद्धति जैसे मैंने बताई वैसे ही पिछले 3 साल से जमीन की शुद्धि करते हुए फसल ले रहा है। उसके खेत में अभी कोई भी फसल में कीट ना होकर किसी तरह का छिड़काव ना करते हुए किस तरह फायदा ले रहा है, एपिसोड को देखने से पता चलेगा। इसीलिए हम मूंगफली की बुआई करने के पहले ही खेत में जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रकों के मिश्रण को मिलाकर जमीन को देने से इसके बाद जो कीट आ सकते हैं वो ज्यादातर नहीं आएंगे। वो किसान भी पिछले 3 सालों से जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रकों को इस्तेमाल करने से आप उसे कीट नियंत्रक दवाइयां छिड़कने की जरूरत ही नहीं है। मूंगफली के आखिरी अवस्था में, मतलब उसको निकालने के समय, एक भी पत्ते पर धब्बा नहीं होगा, उतनी अच्छी उपज होगी। मतलब हम जमीन की पहले से ही शुद्धि कर रहे हैं। इस तरह शुद्धि हर साल करना है, हर साल करना है। अगर हम आलसी बनकर या मजदूर नहीं ऐसी शिकायतें लेकर नहीं करेंगे तो बाद में बहुत नुकसान होगा, उपज कम होगी। हम 20 या 30 साल के पहले हम हर 3 साल में एक बार 1 एकड़ को 20 से 30 टन पशु गोबर देते थे। तब पशु गोबर मिलता था, तब 3 साल में एक बार 20 से 30 टन पशु गोबर देते थे। वो अब नहीं रहा। इसलिए मैं आपको बहुत ही कम गोबर से हर एकड़ में पशु गोबर इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि 20 या 30 टन पशु गोबर जमीन को देने से जितनी शक्ति मिलती है और जमीन उपजाऊ बनती है, सिर्फ 500 किलो पशु गोबर से उससे भी ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। ये 20 से 30 टन पशु गोबर से ही इन 500 किलो पशु गोबर में जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रक वृद्धि करने से वो 20 या 30 टन गोबर दे रहे हैं। इससे भी 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अगर हम 1 एकड़ को 500 किलो पशु गोबर नहीं दे सकते तो हमें खेती करना नहीं चाहिए। इसीलिए हर किसान यह 500 किलो पशु गोबर में जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रक की वृद्धि करना अगर मुश्किल हो तो भी वृद्धि कर देने से बाद में कीटनाशक दवाइयों पर खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। फसल स्वास्थ्यपूर्ण होकर अधिक उपज भी देगा। उस किसान ने इस तरह करने से ही 60 बोरियां उपज पाई है। धान डालने से 64 से 65 बोरियां धान की उपज लेनी है। इसका कारण है हर साल वो जमीन की शुद्धि कर रहा है। मतलब
जैविक नियंत्रकों की जमीन में वृद्धि होती है। हम रासायनिक उर्वरकों की मात्रा कम कर सकते हैं। इन 3 अवस्थाओं में मैंने जो रासायनिक उर्वरक बताए हैं, उन्हें 3 सालों के बाद 500 किलो गोबर 3 साल देने के बाद रासायनिक उर्वरकों की मात्रा घटा सकते हैं। तो उसकी मात्रा उतनी नहीं होगी, इससे भी आधी मात्रा में परिणाम अच्छे मिलेंगे। पहले 3 साल भी 500 किलो पशु गोबर में ट्राइकोडर्मा विरिडी, स्यूडोमोनास बेसिलस सभी को डालकर हमें लगता है कि निवेश ज्यादा हुआ, पर 20 से 30 साल हमारी जमीन को हमने नाश किया है, 1 साल में बदल नहीं सकते। उसे ठीक करने के लिए निवेश करना तो जरूरी है, क्योंकि हमारी जमीन में कार्बन की मात्रा नहीं है। जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रक भी नहीं है जो नष्ट हो चुके हैं, उन्हें हम फिर से जमीन को देना चाहते हैं। उसमें खर्च जरूर होगा, लेकिन फायदा भी होगा। हर साल वृद्धि होती ही रहेगी। जैसे हम 500 किलो पशु गोबर वृद्धि करके देने से कोई भी फसल हो, उसे बुआई या रुपाई के पहले इसे जरूर देना चाहिए। ये सभी की आदत जैसी बननी चाहिए। इसीलिए मैं विशेष रूप से इसके बाद बता रहा हूँ। ये आदत ही होनी चाहिए। इस तरह हम कर्जे लेकर उर्वरकों को खरीद कर देते हैं, जमीन को देते हैं। उसी आदत से बाहर निकलकर इसी आदत को डालिए, उससे आपको स्थायी लाभ मिलेगा। कुछ ही सालों में तो इस तरह वृद्धि किए हुए जैविक उर्वरक और नियंत्रकों का इस्तेमाल करने से ये टिक्का धब्बा पत्ता आपके फसल में नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो ये करने के बाद 2-3 सालों के बाद ये कीट दिखाई देने पर अजॉक्सिस्ट्रोबिन आधारित शिलींद्रनाशक होते हैं। प्रतिभा बायोटेक का रॉकस्टार प्लस है। इसका 250 मिली लेकर छिड़काव कीजिए। ये 250 मिली छिड़काव करने से टिक्का धब्बा नहीं आएगा। इतना ही नहीं, मूंगफली में रस चूसने वाले कीड़े आने पर उसका भी निवारण करने के लिए हमें प्रतिभा बायोटेक का ब्लॉक ब्लस्टर को 1 एकड़ को 100 ग्राम छिड़कने से सभी प्रकार के रस चूसने वाले कीड़ों का निवारण हो जाएगा। इसी तरह अगर हरा कीड़ा या कैटरपिलर मूंगफली में आने से प्रतिभा बायोटेक का सुपर कोमा या डूजी या न्यूस्मॉल, इन तीनों में से किसी एक का हम छिड़काव करने से जरूर ये हरा कीड़ा और कैटरपिलर का निवारण हो जाएगा। हम पहले बार उर्वरक डालने के समय या फसल की अवस्था 45 से 50 दिन की हो, तब हम मशीन से उर्वरक डालते हैं। डालने के बाद पानी देकर ऊपर से आच्छादित दबाव डालकर चलना चाहिए। इसी समय पौधे को 45 से 50 दिन पौधे को जड़ निकलना शुरू होता है। उस अवस्था में हम पानी डालकर ढककर ऊपर से चलने से ये होता है कि तने जमीन में घुसने लगते हैं। इससे पौधा ऊपर बढ़ने के बजाय जमीन में फैलना शुरू होता है। वैसे फलने से इन नई जड़ों को मूंगफली आना शुरू होता है। जो भी किसान पानी देने के बाद ऊपर से ढककर दबाव डालता है, उसे ज्यादा उपज मिलती है। बहुत सारे किसान ये नहीं करना चाहते, क्योंकि सोचते हैं फसल को बाधा होगी। जब हम फसल पर चलने के बाद 3-4 दिन तक पूरी फसल ठीक नहीं दिखाई देती, लेकिन इसके बाद फिर से मतलब तनों को फटकर जड़ वृद्धि होकर फिर से नए पत्ते आना शुरू होता है। फसल अच्छी दिखाई देती है। ऐसा करने से ज्यादा शाखाएं जमीन में पहुंचती है और अधिक फलधारणा होती है। ये करना जरूरी है। 45 से 50 दिनों की फसल को इस तरह जरूर करना चाहिए। तो इस तरह मूंगफली के फसल में सावधानियां बरतने से हमें 60 बोरियां ज्यादा उपज जरूर मिलेगी। इतना ही नहीं, आई हुई उपज गुणवत्तापूर्ण होने से हम दूसरे किसानों को बोने के बीज दे सकते हैं, जिसकी कीमत ज्यादा है। हम साधारण से बुआई के बीज की तरह बेच सकते हैं। डलियों को देखने का मूल्य अलग होता है।
और फलियों को बुआई का मूल्य अलग होता है, अंदाजन 25% ज्यादा होता है। इस तरह गुणवत्तापूर्ण फसल से सभी प्रकार के फायदे मिलते हैं। मतलब गुणवत्तापूर्ण मूंगफली उगाने से बुआई की फली जैसे बेचकर अधिक लाभ मिलेगा। ये सावधानी बरतने से जैसे जमीन का शुद्धिकरण, उर्वरकों की जिस अवस्था में जितना चाहिए उतना देने से ज्यादा उपज हम पाएंगे। इस प्रकार से भी हमें अच्छा फायदा मिलेगा। तो यह है मूंगफली फसल को उगाने की पद्धति। अगर आपको और भी कुछ शंका हो तो 27वां भाग फिर से देखिए, क्योंकि उस भाग में किसान किस तरह से अधिक उपज लेता है, जो पद्धति मैंने बताई है वैसे करने से बाद 63 बोरी उपज आई है। और इस जमीन पर कोई भी फसल बोने से अधिक उपज मिल रही है। सिर्फ एक कारण है, जमीन का शुद्धिकरण। आप भी मत भूलिए, क्योंकि 500 किलो पशु गोबर काफी है। हमें 20 से 30 टन पशु गोबर मिलना मुमकिन नहीं है। इसीलिए 500 किलो पशु गोबर को कैसा उपयोग करके इसे शक्तिशाली बनाना है, वो हमने स्वतंत्र विभाग में बताया है और अन्य सभी एपिसोड में बताया है। इसका अमल करके मूंगफली को उगाने से हमें जरूर 60 बोरियों में से अधिक उपज मिलेगी और दूसरे किसानों को बुआई के बीच देखने का मौका भी होगा और अधिक लाभ भी मिलेगा। धन्यवाद। अन्नपूर्णा एग्री स्पेस को देखने वाले किसानों को धन्यवाद। आपको मैं जो समाचार दे रहा हूं वो ठीक लगा तो आप अन्य साथी किसानों को शेयर कीजिए। उन्हें भी ये पद्धतियां अपनाने के लिए बोलिए, जिससे सभी को लाभ मिलेगा, ऐसी आशा करता हूं। धन्यवाद।